हेलो माई सेल्फ पंकज बामी एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 12 की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसके अराउंड में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे हम बात करें, अगर कोई चार्ज स्टेबल है, यानी अगर किसी चार्ज स्टेबल है तो उसके अराउंड में एक रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे मान लो ये चार्ज है, क्लियर? तो इस चार्ज अगर स्टेबल है तो इसके अराउंड में एक फील्ड जनरेट होगा, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अगर मान लो यही चार्ज, अगर चार्ज स्टेबल है तो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और अगर मान लो यही चार्ज एक फिक्स वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंजेस जीरो है, दैट्स मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अराउंड में एक फील्ड जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और अगर मान लो ये जो चार्ज है ये एक्सेलरेट कर रहा है, मींस एक फिक्स वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है। और उस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ फील्ड आर प्रेजेंट। क्लियर? अगर मान लो कोई चार्ज स्टेबल है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, अगर चार्ज एक फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर कोई चार्ज एक फिक्स वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, दैट मींस उसमें से वेलोसिटी चेंजेस जो है वो कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज जो है वो कांस्टेंट नहीं। तो कह सकते हैं कि अगर चार्ज स्टेबल है तो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, अगर चार्ज फिक्स वेलोसिटी से मूव करता है उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहां से। तो देखा जाए तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स, 600 BC में उन्होंने डिस्कस किया था कि जब उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया था जिसे एम्बर की रॉड ली थी, उन्होंने किसी कॉटन सरफेस पर रब किया तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ गई थी जिसके कारण वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास अगर कोई प्लास्टिक कॉम्ब या फिर कोई प्लास्टिक रूलर स्केल है, उसे अगर आप अपने हेयर पर अगर रब करते हो, उसके बाद में अगर टाइनीस्ट पेपर के जो पीसेस हैं अगर उनके ऊपर लेके जाओगे तो बहुत जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है वो उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब जब हमने रब किया इस प्लास्टिक कॉम्ब को तो इसके अंदर एक बेसिक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई थी जिसकी वजह से ये जो पेपर के जो पीसेस थे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब ये चार्ज सबके अंदर होता है पर किसी में शो होता है, किसी में नहीं होता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज के हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज में देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। इनके ऊपर चार्ज तो आपको मालूम ही होगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी सेम चार्ज होता है
-1.6। बस इनमें सिंबल की थोड़ी सी चेंजेस है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो डिवाइडेशन हो गया। चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। अब अगर मान लो इसको हम समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है, नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट्स मीन ये न्यूट्रल है, इसका मास है कैपिटल M और ये है न्यूट्रल। ये अब अगर मान लो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, सम इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, यानी इसके अंदर दोनों चार्ज मौजूद थे। जैसा कि हमको पता होता है कि एक प्रोटॉन, एक कोई भी एटम होता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वो एटम न्यूट्रल होता है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। तो यहाँ अगर हम बात करें इसी सब्सटेंस की, इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, उन एटम में से अगर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ से देखा जाए तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपेयर देन इट। अगर इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और अगर मान लो, ये तो बात हो गई हमारे पॉजिटिव चार्ज की। अब अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर हम कुछ इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मींस इसके अंदर मास भी बढ़ेगा। क्लियर। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स इज अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो चार्ज बेसिकली कुछ मास लेकर चलता है, यानी चार्ज है तो उसमें मास जरूर होगा, इट इज पॉसिबल, इट इज नेसेसरी। बट अगर मान लो कोई मास है तो वो जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज होगा। जैसे यहाँ पर मास है बट यहाँ पर चार्ज नहीं, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। बट अगर यहाँ पर हम बात करें उनके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो प्रोटॉन आने पर पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाए इंक्रीज हो जाने पर वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड फंडामेंटल, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा जाए तो एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। सेकेंड थिंग इज दैट कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो है कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डायमेंशन की इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट अगर हमने जो फर्स्ट क्लास 10 तक अगर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा I = Q/T, वेयर Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमारे पास चार्ज का जो फॉर्मूला आता है Q = IT। अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारी एम्पियर, I की एम्पियर एंड T for टाइम। क्लियर। तो ये बेसिक बातें हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। अब हम कुछ कंपैरिजन करते हैं मास का और चार्ज का। क्लियर। एक तरफ हम बात करते हैं चार्ज की और एक तरफ बात करते हैं हम मास की। क्लियर। तो जैसा कि हमको पता है चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास के बारे में देखा जाए तो मास कभी भी नेगेटिव होता नहीं, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। अगर हम बात करें चार्ज से रिलेटेड, तो चार्ज, दो चार्ज अगर हमारे पास में है तो दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। एक है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो सेम चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। दैट्स मीन ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो सेम चार्ज के बीच में हो रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज। यानी हमारे पास अगर सेम चार्ज है तो उनके बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, वे दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर मान लो हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी होता
तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर डिफरेंट चार्ज है तो उन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट या अनलाइक चार्ज। ये तो हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, चार्ज एंड मास पर। तो यहां पर अट्रैक्शन एंड रिपल्जन दोनों होते हैं, बट यहां पर दो मास के बीच में अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, हम दो मास के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, कभी भी रिपल्जन होता नहीं। अट्रैक्शन क्लियर। अब बात करें चार्ज की, तो चार्ज अनवेरिएबल है, यानी चार्ज हमेशा अनवेरिएबल रहता है, यानी कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कांस्टेंट रहता है, कह सकते हो कांस्टेंट। बट अगर हम मास की बात करें तो अगर हमारा जो मास है वो बहुत ज्यादा स्पीड से अगर जा रहा है तो उस केस में उसका मास चेंज होता है। जैसा कि ये फॉर्मूला है, ये है रेस्ट मास, यानी पहले जो स्टार्टिंग में जब हमारा मास होता है मूव करने से पहले, तब m0 होता है, और जब वो v वेलोसिटी से चला जाता है, अगर हमारे पास लिटिल छोटी सी अमाउंट में कोई वेलोसिटी है, हो सकती है 100,000, तब तक कुछ नहीं है। लेकिन जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है 10⁻3, 10⁻6, 10⁻7 समथिंग, तो उसका मास जो होता है वेलोसिटी बढ़ने के साथ में उसका मास इंक्रीज होता है। क्लियर। जबकि चार्ज के बारे में ऐसा कोई नहीं है, चार्ज चेंज नहीं होता है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन अगर बात करें मास की, तो मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। तो मास को हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ये हम बात करते हैं चार्ज से रिलेटेड। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इनको कंडक्ट होने देते हैं, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो कुछ बॉडीज ऐसी होती है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और कुछ पास नहीं होने देते। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से होकर जाने देते हैं, यानी पास कर देते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं कंडक्टर। दो सब्सटेंस विच पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर, बट सच सब्सटेंस आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। क्लियर। जैसे हम कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर में हमारे पास ह्यूमन बॉडी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में आपके आयरन आ गया, कॉपर, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। जैसे हमारे घर में जो लाइट आती है वो कॉपर का जो वायर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कंडक्टर है। बट स्विच इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर के एग्जांपल बहुत सारे, ह्यूमन बॉडी है, कॉपर वायर है, आयरन वायर है। इट इज ऑल्सो अर्थ। अर्थ भी एक बहुत अच्छा सा कंडक्टर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पर न्यूट्रल और फेज के अलावा एक ऊपर जो एक होल होता है वो अर्थ के थ्रू जुड़ा होता है। यानी जब हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जो वो थर्ड वायर होता है जो अर्थ से कनेक्टेड है वहाँ पर सारा चार्ज चला जाता है और वो चार्ज फ्लो होकर सीधा अर्थ में चला जाता है और अर्थ में वो सारी जगह फैल जाता है। यानी कंडक्टर के अंदर भी आप कह सकते हो, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था एक प्लास्टिक की कॉम का, अगर हम पेपर पर रखते हैं तो पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बट इसी की जगह अगर हम किसी मेटल की
कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट लेकर अगर करते तो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज अगर हम जब इसको चार्ज करते तो ये चार्ज मटेरियल से सीधा हमारी बॉडी में पास हो जाता और हमें पता ही नहीं चलता। जबकि प्लास्टिक में ऐसा नहीं हुआ। प्लास्टिक में जैसे हमने उसको चार्ज किया तो जहाँ पर वो रब हुआ है वहाँ पर वो चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो उस जगह रह गया जहाँ से उसको रब किया गया था और वहीं से वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? तो ये बेसिक सी बात होगी कंडक्टर एंड इंसुलेटर की, इसके बारे में अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत बेसिक। अब बात करते हैं हम चार्जिंग की, यानी हमारे पास तो सब्सटेंस यानी हमारे पास जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, अब उनको किसी दूसरी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है, यानी अब चार्जिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो चार्जिंग के अलग अलग 3 प्रोसेस हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। तो चार्जिंग के पहले जो 3 प्रोसेस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है चार्जिंग का, फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्टेंस और थर्ड है हमारा चार्जिंग बाय फिर पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो इसके बारे में बात करें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर अगर रब करते हैं, जैसे कि अभी हमने कॉम्ब को अगर हेयर पर अगर रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो रब करके जो चार्ज किया जाता है उसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये सेकंड की बात करें चार्जिंग बाय कंडक्टेंस। तो जैसे हमारे पास ये कोई एक मटेरियल की बॉल है और नीचे ये जिस स्टैंड पे रखा है ये इंसुलेटर है। ये अगर हमारे पास कोई चार्जेबल अगर रॉड है, सपोज इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, हम इसके पास में लेके आते हैं और अगर हम इसको यहाँ से कांटेक्ट करा देते हैं तो इसके अंदर से पूरा चार्ज इसके अंदर चारों तरफ चला जाता है। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टेंस, यानी कांटेक्ट के थ्रू अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हो तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन 2 तरीके से होता है। फर्स्ट में बात करेंगे जैसे हमारे पास 2 अलग अलग मेटल की बॉल है, स्फीयर है, उन्हें एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखा है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको इससे कांटेक्ट में नहीं लाना है। जैसे हमारे पास ये स्फीयर है, जैसे ए एंड बी, इनको कांटेक्ट में नहीं लाना है, केवल यहाँ पास में रखना है। तो आप जब इसको रखते हैं तो इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने ऑपोजिट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस बॉडी के अंदर से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा इस जगह डिस्प्लेस हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज इस जगह डिस्प्लेस हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, यानी इस पूरी दोनों बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा और जो दूसरा चार्ज है, क्लियर, तो दूसरा चार्ज है वो इस तरफ जनरेट हो जाएगा। दैट्स मीन पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ आ जाएगा। अब इस रॉड को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पर देखा जाए इसके अंदर पूरा नेगेटिव चार्ज बचेगा जो कि पूरा सरफेस पे होगा और इस सरफेस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। इट इज अ एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक अनदर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है कि हाउ टू चार्जिंग अ स्फीयर, सिंगल स्फीयर बाय द इंडक्शन। तो उसका भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, उसे हम एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रखते हैं और इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को लाते हैं। तो उस केस में इसके जो नियरेस्ट सरफेस है उस नियरेस्ट सरफेस पर ये इसके अंदर से इसके ऑपोजिट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दैट्स मीन ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा
तो बाकी जो रिमेनिंग चार्ज है यानी इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस पर चला जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू अर्थ से कांटेक्ट कराते हैं। अब ये सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। जब ये सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है तो इसके ऊपर केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल है चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक तो है चार्जिंग बाय इंडक्शन जिसमें हम दो स्फीयर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा है एक सिंगल स्फीयर को भी हम ऐसे चार्ज करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी यानी चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला, अब सारी प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला कि एक पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो पॉइंट चार्ज स्मॉल बॉडी के जो चार्ज होते हैं, स्मॉल बॉडी का कोई भी मटेरियल सब्सटेंस ले लो, अगर उसका साइज बहुत छोटा है कंपेयर देन इट्स लेंथ, मतलब जिस सरफेस से आप उसके अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन की बात कर रहे हो उस लेंथ के रेस्पेक्ट में अगर उस बॉडी का साइज बहुत छोटा है तो हम उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। ये होता है हमारा पॉइंट चार्ज। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, तो इसमें फर्स्ट आता है एडिटिविटी। यानी अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो ये मटेरियल, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। तो चार्ज एक स्केलर प्रॉपर्टी होती है। तो उस केस में अगर इस पूरे सब्सटेंस का टोटल चार्ज अगर पूछा जाए, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इस सरफेस में, इस सब्सटेंस में जितने भी चार्ज मौजूद है उन सब का अलजेब्रिक सम होता है। क्लियर? यानी अगर आप टोटल चार्ज की बात करोगे तो इसका जो अलजेब्रिक सम होगा यही आपका टोटल चार्ज। हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड हमारा आता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे ईंटें मिलाते हैं, यानी पूरे घर की अगर जो दीवार बनी होती है मैक्सिमम वो एक ईंट, छोटे छोटे एक साइज की ईंटों से ही बनी होती है। ऐसे ही किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज है तो इसका मतलब वो चार्ज एक बेसिक चार्ज का मल्टीपल ही होगा। यानी चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी एनी बॉडी which having charge, the charge, total charge of the body is the integral multiple of E। यानी हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो ये कहता है टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई को क्वांटा भी कहते हैं। क्लियर? और ई का मीनिंग क्या होता है? ई का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये ई इलेक्ट्रॉन के लिए तो माइनस ही होता है और प्रोटॉन के लिए ये प्लस ही होता है। ये अगर हम बात करें इस n की, तो n प्लस इंटीग्रल है, n is an integer, n is an integer। क्लियर? यानी किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज है तो वो हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। क्लियर? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन in 1 कूलम चार्ज। क्लियर? हमारा क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज जो होता है उस चार्ज के अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास गिवन दैट में दे रखा है 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और हमें जो पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगेगा। यानी अब अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन। क्यों हमें पता है, ये भी हमें पता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है तो E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की चार्ज की पता ही है आपको, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। आपको n पूछा है मींस Q अपन E आपको लगाना है। n इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा 6.25 × 10⁻18। क्लियर। यानी आपके पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे हम बात करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यानी आपके पास अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ बॉडी, यानी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर जाते हैं इन एवरी सेकंड, यानी एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में मूव कर जाते हैं, और आपको निकालना है टाइम। क्लियर। कब तक, जबकि 1 कूलम चार्ज बाहर नहीं चला जाता। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ आपको चार्ज दिया। अगर यहाँ चार्ज है तो यहाँ भी चार्ज देना चाहिए था, अगर यहाँ नंबर है तो यहाँ पे भी नंबर देना चाहिए था। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो आप इस चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दो, या फिर इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज में। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है 1 कूलम जो चार्ज होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻18। क्लियर। और आपको इलेक्ट्रॉन कितने भेजने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं और एक सेकंड में इतने भेजे जा सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ सेकंड निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमने पढ़ा है कि टाइम हमें निकालना है, तो एक तो हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। क्लियर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.25 × 10⁻18, और 1 सेकेंड के और निकालने हमें इलेक्ट्रॉन 10⁻9। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा 6.25 × 10⁻18, और ये हमारा पॉजिटिव है, सो हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। ठीक। तो इतना टाइम लगेगा। अब इस सेकेंड को हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें मिनट में चेंज करना है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो टाइम है हमारे पास है 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। इसे हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसे आवर में चेंज करना चाहते हैं तो इसे अगेन 60 से डिवाइड कराएंगे, और अगर हम इसे डे में चेंज करना चाहते हैं तो 24 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम इसे ईयर में चेंज करना चाहते हैं तो 365 से डिवाइड करेंगे। जब इनसे डिवाइड कराओगे तो आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा 200, 198 और 200 ईयर। क्लियर। आप कैलकुलेट करके देख लेना। फिर तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड आते हैं। एक और क्वेश्चन की
कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली देखा जाए तो जैसे मैकेनिक्स के अंदर यानी हमारी रियल लाइफ में जो बड़े बड़े मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, न्यूटन्स का जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है, वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। यानी अगर हमारे पास दो चार्ज है, ये चार्ज है Q1 और ये है चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो। उस फोर्स के बारे में जिसने बताया उससे हम उस साइंटिस्ट का नाम था कूलम्ब्स। तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मीनिंग वापस अगेन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास जो चार्ज है उनका जो साइज है, जो मटेरियल है जिनके ऊपर चार्ज है उनका जो साइज है वो अगर उनके बीच की डिस्टेंस से बहुत कम है रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, उनका साइज अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है दिस एंड दिस, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है is directly proportional to product of their charge and inversely proportional to their square of distance between them। तो हमारा फोर्स हो जाएगा F is equals to Q1 upon Q2 R²। क्लियर? यानी दोनों चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस है हमारी R, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा होगा ये, और जब इसे हम इक्वल करने जाते हैं तो हमारा आ जाता है कि इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। क्लियर? तो ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। यानी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, according to this law, attraction or repulsion force between 2 point charge is direct product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। ये तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। क्लियर? तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये है हमारा थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम बात करें के की, तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ और इसकी यूनिट होती है न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इस के को थोड़ा और सहूलियत के लिए खोल दिया जाता है, जैसे इसे हम कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 1/4πε0 एंड Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, R is distance between Q1 and Q2। क्लियर? यहाँ मैं वापस डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा चार्ज था Q1 और ये हमारा चार्ज था Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी R। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, वो अट्रैक्शन फोर्स जो था दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल था। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको, के को हमने इस प्रकार से हम खोल सकते हैं। यहाँ पे जो इप्सिलॉन नोट है, इप्सिलॉन नोट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री क्लियर। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। इप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी ध्यान रखनी है आपको। इप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। क्लियर। इसकी जो यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर। दोनों क्वेश्चन आपको, दोनों यूनिट्स के की और इप्सिलॉन नोट की, इन दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और इससे आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।